प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज की हिंदूर्मी स्पर्श की हिंदी व्याकरण कक्षा में हम पढ़ेंगे संधि का दूसरा भाग, व्यंजन संधि। अब हम करेंगे संधि का जो दूसरा भेद था, व्यंजन संधि। परिभाषा क्या थी इसकी? व्यंजन के आगे कोई व्यंजन या स्वर आने से जहां विकार उत्पन्न होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि में जो पहला नियम है वो है तृतीय वर्ण नियम। हमारे व्यंजन के अंदर 5 वर्ग हैं: कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। इसमें जो तृतीय वर्ण है वो हमें ध्यान में रखना चाहिए। अब परिवर्तन कैसे होगा वो देखिए। जहां वर्ग के प्रथम वर्ण क, च, त, प के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आ जाए, या तीसरा चौथा वर्ण मैंने यहां लिखे हैं ग, घ, ज, झ, ड, ढ, द, ध, ब, भ और या य, र, ल, व के अलावा कोई स्वर आ जाए तो वह पहला जो वर्ण है ये वर्ण, ये अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। जैसे क, ग में, च, ज में, ट, ड में, त, द में और प, ब में। यहां जो ध्यान देने की बात है आपकी, इन सभी वर्णों में मैंने क्या लगा रखा है? हलंत लगा रखा है। ये ध्यान देने की बात है। उदाहरण देखिए, उदाहरण से समझिए। वाक जमा ईस, कै में यहां हलंत लगाया है। इसके बाद क्या है? स्वर। स्वर के आने से यहां जो हलंत रहित तृतीय वर्ण बनना था वो क्या हो गया है? पूरा हो गया है। और शब्द क्या बनेगा? तृतीय वर्ण आया गए। वाक जमा ईस से कै की जगह क्या जाएगा? गए, और शब्द मिलेगा हमें वागीश। अब देखिए दूसरा शब्द दिक जमा गज। यहां पर स्वर नहीं है। गए जो है ये व्यंजन है, तो यहां पर जो कै है ये हलंत युक्त है। अब स्वर न होने के कारण इसमें जो गै का परिवर्तन हो गया, यानी कै की जगह तृतीय वर्ण आएगा, वो आपका हलंत युक्त रहेगा और शब्द हमें मिलेगा दिग्गज। ऐसे ही अच जमा अंत, यहां च के बाद स्वर, इसलिए जो तृतीय वर्ण आएगा वो आपका पूरा हो जाएगा और शब्द मिलेगा हमें अजंत। सठ जमा आनंद, ट के बाद स्वर आने के कारण जो तृतीय वर्ण आएगा ड, वो आपका पूरा हो जाएगा और आ की मात्रा इसमें लगेगी और शब्द हो जाएगा सडानन। सत जमा उपयोग, यहां ए से भिन्न स्वर आया दूसरा उ, तो यहां पर जो तृतीय वर्ण बनेगा तय की जगह बनेगा द, तो इसमें उ की मात्रा लग जाएगी और शब्द बनेगा सदुपयोग। उत जमा घाटन, ये हमारा क्या बना? उद्घाटन। यहां देखिए द के नीचे हमने क्या लगा रखा है? हलंत लगा रखा है, क्योंकि द का आधा स्वरूप कोई बनता नहीं, इसलिए हलंत लगा करके हम उसे दिखाते हैं। अप जमा जय, यानी प का तृतीय वर्ण क्या है? ब, और ये जय जो है ये चवर्ग का तृतीय वर्ण है। यहां पर अप जमा जय से क्या बनेगा? अब्स। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि में दूसरा नियम, पंचम वर्ण नियम। जैसे प्रत्येक वर्ग में 5वां जो वर्ण होता है उसमें तब्दील हो जाना। तो जहां वर्ग के प्रथम अक्षर, यानी हर वर्ग का पहला अक्षर क, च, त, प, इसके आगे किसी भी वर्ग का यदि 5वां वर्ण आता है तो वह पहला वर्ण ये वाला, ये अपने ही वर्ग के 5वें वर्ण में तब्दील हो जाएगा। जैसे क हमारा र में, च य में, ट अण में, त न में और प मै में। उदाहरण देखिए। वाक जमा मैं, यहां कवर्ग पहला अक्षर क का पहला अक्षर क्या है? कवर्ग का क, और उसके आगे पवर्ग का 5वां वर्ण मैं आया है, तो क अपने ही वर्ग के 5वें वर्ण में बदल जाएगा और यहां ये शब्द बनेगा वाक जमा मैं से वांग मैं। चित्त जमा मैं, तवर्ग का तय और पवर्ग का मैं, लेकिन तय अपने ही वर्ग के 5वें वर्ण में बदलेगा, वो क्या होता है? न। और चित्त जमा मैं से शब्द बनेगा चिन्मय।
ऐसे ही जगत जमा नाथ, यहाँ पर तवर्ग और तवर्ग का ही पंचम वर्ण है, लेकिन तय अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में तब्दील होगा और जगत जमा नाथ से शब्द बनेगा जगन्नाथ। सठ जमा मुख टवर्ग और यहाँ पवर्ग का पंचम वर्ण, लेकिन तय जो है अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में बदलेगा और शब्द बन जाएगा सठ जमा मुख से सन्मुख। ऐसे ही सत जमा मार्ग से सन्मार्ग और उत जमा नायक से उन्नायक। इसे कहते हैं हम पंचम वर्ण नियम। व्यंजन संधि में हम तीसरा नियम पढ़ेंगे, तय संबंधी नियम। तय के आगे विभिन्न व्यंजनों का मेल होने पर उसमें किस प्रकार से परिवर्तन होता है, ये इस नियम के अंदर बताया गया है। तय के आगे जय आने पर जो तय है वो स्वर रहित हो जाता है, यानी हलंत युक्त जय में बदल जाता है। जैसे उत जमा ज्वल, तो यहाँ पर जो तय है वो जय में ही बदल जाएगा और दोनों जय जो है हमारे स्वर रहित हो जाएंगे, क्योंकि पहले से ही ज्वल में हलंत युक्त जय है। तो उत जमा ज्वल से हमें शब्द मिलेगा उज्ज्वल, और ये शुद्ध शब्द में भी आता है, तो इसे हमें ध्यान से देखना चाहिए। तय के आगे छह आए तो वो छह में बदल जाता है। उत जमा छिन्न, तो ये हमारा हो जाएगा उच्छिन्न। तय के आगे से आए तो वो भी छह में बदलता है। उत जमा शिष्ट, ये हो जाएगा उच्छिष्ट। तय के आगे लय आए तो वो भी द्वित्व लय हो जाता है। और उत जमा लास उल्लास, तय भी द्वितीय तय हो जाता है। तत् जमा टीका तट्टिका, और डय आए तो वो भी द्वितीय डय हो जाता है। उत जमा डयन उड्डयन। ऐसे ही तय के आगे है आए तो वो दय ध में बदल जाता है। तत् जमा हित, माने हो जाएगा तद्धित। व्यंजन संधि में चौथे नियम के रूप में हम पढ़ेंगे छह संबंधी नियम। जहां छह आएगा और छह से पहले यदि कोई स्वर आ जाए तो वहां छह और उस स्वर के बीच में च का आगमन हो जाता है। जैसे ये स्वर है ए आ ई उ री, इनके बाद में छह आया है तो यहाँ इस छह से पहले च का आगमन हो जाता है। जैसे स्व जमा छंद, यहाँ पर वह में ए है, इस कारण इस छह से पहले क्या आ गया च, और शब्द हो गया स्वच्छंद। आ जमा छादन, आ स्वर के बाद में छ आया, यानी छह से पहले स्वर आया तो यहाँ पर इनके बीच में च का आगमन हो गया और शब्द हो गया आच्छादन। ई परिजमा छेद, शब्द बन गया परिच्छेद। अनुजमा छेद, ऊ में छह का मेल और शब्द हो गया अनुच्छेद। पितृजमा छाया, और ये शब्द हो गया पितृ छाया। व्यंजन संधि में हम पांचवें नियम के रूप में पढ़ेंगे मैं संबंधी नियम। जो पुराना नियम है उसके मुताबिक कै से लेकर के भय तक कोई भी व्यंजन यदि मैं से मेल करता है तो वो जो मैं है वो उसी वर्ग के पंचम वर्ण में तब्दील यानी बदल जाता है। लेकिन नए नियम के मुताबिक पंचम वर्ण की जगह अब अनुस्वार का प्रयोग होने लगा, यानी मैं की जगह जो पंचम वर्ण में तब्दील होता था उसकी जगह क्या लगने लग गया, अब अनुस्वार लगने लग गया है, ताकि हिंदी में अशुद्धियां कम हो। इसी के साथ य र ल व से है से संबंधित हम अलग से नियम पढ़ते, यानी मैं के बाद यदि इनमें से कोई वर्ण आता तो वो मैं अनुस्वार में तब्दील हो जाता। तो हमने इसी के साथ इसको पढ़ लिया है, दोनों को अलग अलग समझाया है। वो देखिए, पुराने नियम के मुताबिक सम जमा कल्प, यदि मैं के बाद कै आया तो ये जो मैं है ये कवर्ग के पंचम वर्ण में तब्दील हो जाता और ऐसे लिखा जाता संकल्प। लेकिन अब इस पंचम वर्ण की जगह हमने स के ऊपर क्या लगा दिया, अनुस्वार लगा दिया। ऐसे ही सम जमा चार ऐसे लिखा जाना था, चवर्ग का जो पंचम वर्ण है यह, लेकिन अब यहाँ पर स के ऊपर हमने क्या लगाया, अनुस्वार, और शब्द हो गया संचार। सम जमा भाव भय, पवर्ग का जो पंचम वर्ण है वो यहाँ आना था मैं,
लेकिन अब संभव ऐसे शुद्ध माना गया है। ऐसे सम जमा देश यानी आधा न, जो तवर्ग है उसका पंचम वर्ण यहाँ पर आना था, लेकिन अब अनुस्वार। और 11 में देखिए सम जमा से सीधा ही, क्योंकि इसमें पंचम वर्ण है ही नहीं, तो मैं जो है अनुस्वार में बदल जाएगा और ये शब्द लिखा जाएगा संशय, समजमा योग, संयोग, समजमा हार, संहार और समजमा सार, संसार। मैं के आगे यदि मैं आ जाए तो वो द्वित्व में हो जाता है। जैसे सम जमा मान, यहाँ मैं है और मैं के बाद मैं है, तो ये मैं द्वित्व में बदल जाएगा और शब्द होगा सम्मान। ऐसे ही सम जमा मोहन और शब्द बन जाएगा सम्मोहन। व्यंजन संधि में छठे नियम के रूप में हम पढ़ेंगे नय संबंधी नियम, यानी नय का अणय हो जाना। जहां पर री, र, श यानी हमारे जो मूर्धन्य के जो वर्ण हैं उनके बाद में यदि न आता है, यानी उनका मेल न से होता है, तो उस न की जगह क्या हो जाएगा, अणय हो जाएगा। जैसे भूस जमा न, षटकोण का से, इसके बाद न आया तो ये हो गया भूषण। री जमा न ऋण, हर जमा न हरण, मर जमा न मरण। इनके अलावा यदि चवर्ग, टवर्ग या दंती से आता है तो वहां पर न का न ही रहेगा, अणय नहीं होगा। 7वां नियम है हमारा से संबंधी नियम, से का षटकोण वाला से हो जाना। जहां से पहले ए आ से भिन्न कोई स्वर आए, ये जो से है ये षटकोण वाले से में बदल जाएगा, यानी मूर्धन्य वाले से में बदल जाएगा। जैसे अभी जमा सेक, यहाँ पर ई है और यहाँ पर दंती से, तो ये जो से है ई के कारण हमारे मूर्धन्य के जो से में बदल जाएगा और शब्द लिखा जाएगा अभिषेक, सुजमा सुक्ति, सुसुक्ति, यानी इस से का जो परिवर्तन है वो इस से में हुआ। और वी जमा सम विषम, नी जमा सेद निषेध। यहाँ हमारी व्यंजन संधि जो है पूरी होती है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी और आपकी जो क्यूरी है, जो प्रश्न है, जो भी आपका कोई ऐसा सवाल है वो कमेंट के माध्यम से हमें भेजते रहिएगा और आपको समाधान मिलते रहेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि व्यंजन संधि का ये जो भाग है ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा और आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए ताकि आपको नई वीडियो और नए समाधान मिलते रहें।